हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस आईएफएस के पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हम कई सारे सक्सेस स्टोरीज आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत ही स्पेशल शख्सियत यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हैं आज। उनका नाम है नीरज शर्मा। उन्होंने इस बार सिर्फ गेट का एग्ज़ाम ही नहीं, गेट के साथ साथ सीएसआईआर नेट का भी एग्ज़ाम साथ में ही क्रैक किया है। तो आइए उनसे बातें करते हैं, उनका प्रिपरेशन का सफ़र कैसा था ये जानने की कोशिश करते हैं और क्या राज है उनके इस सफलता के पीछे के, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो हेलो नीरज, आपका स्वागत है यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गेट का एग्जाम क्वालिफाई करके। माय नेम इज नीरज शर्मा और मैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही की है और मेरी मास्टर ऑफ केमिस्ट्री 2023 में कंप्लीट हुई है। उसके साथ साथ ही मैं सीएसआईआर नेट और गेट दोनों की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि लगभग माना जाता है कि 85 to 90% सिलेबस दोनों का सेम होता है। तो दोनों की प्रिपरेशन भले ही उनका एग्जाम पैटर्न डिफरेंट हो दोनों पेपर्स का, बट दोनों की प्रिपरेशन में लगभग कोई, मैं नहीं मानता, मैंने सेम स्ट्रेटजी फॉलो की है और सेम ही एक ही सिलेबस मैंने प्रिपेयर किया है। और मेरी मास्टर ऑफ केमिस्ट्री 2023 में पास आउट हुई। जब मैं फाइनल ईयर में था तब मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की थी और मैंने एक साथ ही 2023 में ये दोनों एग्जाम्स निकाले हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में हमें डिटेल में जानना ही है, मगर उसके पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहता हूँ। तो आपका स्कूलिंग कैसा रहा और स्कूल में 11th-12th में कैसे साइंस में रुचि कैसे पैदा हुई? क्या आपका सफर रहा एक स्कूल स्टूडेंट से लेकर एक एमएससी केमिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट तक? बिल्कुल, इसका जवाब थोड़ा सा हटके है जैसा बाकी एस्पिरेंट्स देते हैं, मैं देना चाहूंगा। मास्टर ऑफ केमिस्ट्री लेने के पीछे बहुत ही एक अलग सा रीजन है जो शायद कोई किसी और का ना भी हो। स्कूलिंग मेरी मतलब सीबीएसई बोर्ड से हुई है। हम अच्छे स्कूल में पढ़े हैं। हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे बेशक ना हो, फार्मर बैकग्राउंड से हैं हमारे पेरेंट्स, बट हमारे पेरेंट्स पढ़ाने में हमारे कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे पेरेंट्स ने हमेशा ही हमें सपोर्ट किया है, हमेशा ये बोला है कि आप पढ़ो, जिस भी चीज की जरूरत है आपको वो चीज अवेलेबल होगी, कैसे होगी वो उनके ऊपर बात है, लेकिन चीज उन्होंने हमेशा, हमारे फैमिली में हर कोई पढ़ लिख रहा है। मेरा छोटा यंगर ब्रदर है, वो डॉक्टर है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है इस टाइम। तो मेरी स्कूलिंग नॉन मेडिकल से मैंने की है और उस समय मेरी जो दिलचस्पी थी सबसे ज्यादा वो केमिस्ट्री में ना होके मैथमेटिक्स में थी। और अगर मैं सच बताऊं तो बेशक मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, लेकिन आज भी मेरी दिलचस्पी मैथमेटिक्स में ज्यादा है। यही मैं बता रहा था कि थोड़ा हटके जवाब होगा कि मास्टर ऑफ केमिस्ट्री फिर भी क्यों ले ली, वो भी मैं बताना चाहूंगा। उसके बाद मैंने बीएससी की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से, जो एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद वहां मैंने नॉन मेडिकल से की, तो मेरे पास तीनों सब्जेक्ट थे, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो जब मैं मास्टर्स में गया तो मेरे पास तीनों में से किसी एक में मास्टर डिग्री करने का ऑप्शन था कि मैं तीनों में से किसी में भी कर सकता हूँ। मतलब आपका तो बीएससी का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था क्या? बीएससी में तीनों सब्जेक्ट आपको? नहीं, मेरा तीनों सब्जेक्ट थे। मेरी सिंपल बीएससी पीसीएम नॉन मेडिकल से तीनों सब्जेक्ट थे। कोई मेरी ऑनर्स से नहीं हुई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ऑनर्स नहीं है। लाइक जैसे डीयू में ऑनर्स होती है, तो मेरे तीनों थे। तो मेरे पास मास्टर डिग्री में तीनों ऑप्शन अवेलेबल थे कि आप मास्टर डिग्री किसी में भी कर सकते हो। तो वहां पे जब एमएससी करने का टाइम आया तो मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा था मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स का। बस इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स ने ये बोला, इधर उधर से जो मतलब पूछा, पेरेंट्स ने बोला कि यार एक बीए करने वाला स्टूडेंट भी मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में कर सकता है और तुम तो स्कूल में साइंस करते हुए आ रहे हो, तो क्यों ना तुम फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करो। तो वहां से केमिस्ट्री ली गई थी। फिजिक्स को फिर भी मैंने अवॉइड किया था। फिजिक्स, आई एम नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। तो वहां पे मैंने मैथमेटिक्स की बजाय केमिस्ट्री को लिया था। लेकिन आज भी अगर मैं कहूँ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और इसी चीज का फायदा मुझे सीएसआईआर नेट में जो एक सेक्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड का, वहां मुझे बहुत फायदा होता है इन चीजों का।
क्योंकि जी और मतलब ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर ही कर देते हैं, पढ़ाई करते ही नहीं है। मतलब हमें तो यहाँ पे बिल्कुल हमने बिल्कुल। देखा है कि हमें पीछे पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट के कि जनरल एप्टीट्यूड करो, वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला होगा। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कभी भी सीएसआई, देखो सर, मेरे 2 अटेम्प्ट सीएसआईआर नेट के हुए हैं और 2 अटेम्प्ट गेट के हुए हैं। अच्छा। पहला अटेम्प्ट था जब मैंने सीएसआईआर नेट में एलएस हुआ था, मेरा 2.5 मार्क्स से जेआरएफ रह गया था, क्योंकि जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कट ऑफ हाई जाती है जनरल हाँ कैटेगरी की। हाँ। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिए थे कट ऑफ ने, दिसंबर जो 2023 की कट ऑफ थी। तो ये राइट। सेकंड अटेम्प्ट था मेरा, इसमें मेरा जेआरएफ हुआ। फर्स्ट में एलएस था, 2.5 मार्क्स से मैं रह गया था। सेम गेट का है, गेट में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था, बट क्वालिफाई के साथ एक रैंक अच्छा नहीं था। सेकंड अटेम्प्ट में अब रैंक भी अच्छा आया है, रैंक भी काफी अच्छा है जी। तो कभी भी मैंने जो जो एप्टीट्यूड सेक्शन होता है उसकी मैंने कभी भी प्रिपरेशन नहीं की, एक बार भी, कभी भी नहीं की आज तक। हमेशा मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, और फिर इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल एप्टीट्यूड में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, फिर भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि मैं पहले से ही इन चीजों के लिए, जनरल एप्टीट्यूड बड़ा अच्छा है मेरा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट होने के बाद भी शायद केमिस्ट्री से भी ज्यादा। तो आपने जैसे बताया, आपकी सिचुएशन एकदम हटके ही है कि ऐसा बिल्कुल सर, बिल्कुल कभी भी देखने को नहीं मिलता है कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल उनको मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। बिल्कुल सर। और बट ये तो बट जब ये बात तब, बट आप जब मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, सीएसआईआर नेट हो चुका है, गेट हो चुका है, अब लगता है कि यार हम केमिस्ट्री में भी बहुत हद तक अच्छे हो चुके हैं। ये बात तब की है जब हम मास्टर डिग्री में एडमिशन ले रहे थे। हाँ। लेकिन आज चीजें थोड़ी हटके हैं। आज हम मैथमेटिक्स में तो शुरू से अच्छे रहे हैं, मास्टर डिग्री को छोड़ दिया जाए, मास्टर डिग्री के मैथमेटिक्स हमें नहीं आती, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है उसमें हम, ये इसी चीज का एडवांटेज मुझे सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन में मिलता है। जो सीएसआईआर नेट में 30 मार्क्स होते हैं जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन के, और गेट में 15 मार्क्स होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। एक एक मार्क्स पे इतने इतने रैंक निकल जाते हैं, और यहाँ तो 30 मार्क्स का सवाल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे मतलब एक ये भी मैंने नोटिस किया कि आपके इस जर्नी में आपके माँ बाप का, ऑफ कोर्स मतलब सभी का होता है, सभी के पेरेंट्स का हाथ होता है, बट आपके पेरेंट्स ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट किया, आपको वो फ्रीडम भी दिया था, और आपको सारी रिसोर्सेज जो आपको जरूरी है वो भी प्रोवाइड किए थे। तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट होना, कि मतलब आपको पढ़ाई करनी है, ये इस एटीट्यूड का सपोर्ट होना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा मेरे पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया है। देखो सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बहुत सारे। मैं तो फिर भी बहुत यंग हूँ, मैंने बहुत ही एज्ड पर्सन्स देखे हैं जो लाइब्रेरी में बैठा करते हैं। करेक्ट। बट मेरा क्या रहा है, मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की, मैंने हमेशा जो भी प्रिपरेशन की है अपने घर पे रह के की है। ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से हो पाए हैं, क्योंकि घर पे रह के बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स किसी और काम के लिए उनको बोलने लग जाते हैं कि ये घर का काम कर लो, ये कर लो, बट मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं कभी भी बोला। मेरे पेरेंट्स हमेशा ये कहते थे, काम चाहे आज की जगह कल हो जाए, तुम्हारी स्टडी इंपॉर्टेंट है। और मेरे पेरेंट्स ने इस चीज के लिए हमेशा सपोर्ट किया है। यही कारण है कि मैं लाइब्रेरी की बजाय घर पे पढ़ना प्रेफर करता हूँ, जो शायद बहुत कम लोग करते होंगे। बहुत सारे लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, बट मैंने कभी नहीं। राइट। और इसके बाद आपने बताया कि मैथमेटिक्स में दिलचस्पी थी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों थे, और फिर फाइनली आपने केमिस्ट्री सिलेक्ट किया, क्योंकि आपको लगा कि साइंस पढ़ रहे हो तो मैथ्स से बेहतर मुझे लगता है केमिस्ट्री हो सकता है। तो जब आप एमएससी केमिस्ट्री करने आए, तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या जो करिकुलम था, जो सब्जेक्ट था, उसमें आपको मजा आ रहा था, या फिर ऐसा लगा कहीं पे कि अरे मैथ्स ले लेते तो ज्यादा बेहतर होता? बिल्कुल। शुरू में देखो ये था कि फेवरेट मैथमेटिक्स था, सेकंड प्रेफरेंस का सब्जेक्ट हमने लिया था, फर्स्ट प्रेफरेंस को अवॉइड करते हुए।
बट ये नहीं था, देखो वो चीज नई नहीं थी हमारे लिए कि केमिस्ट्री कोई नई हो गई। प्लस वन प्लस टू में भी पढ़ी थी, हाँ। ग्रेजुएशन में भी तीनों सालों में केमिस्ट्री पढ़ी, कोई नई चीज नहीं आ गई थी, राइट। चीजें वही पुरानी थी। बट एक बात प्रेफरेंस की हो जाती है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बट जब किया तो बड़ा अच्छा लगा। केमिस्ट्री भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसको किया जा सकता है। और जो मेरा एक ओपिनियन है, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को अपने बताता हूँ कि शायद मैंने केमिस्ट्री लेके अच्छा कर लिया। तीनों सब्जेक्ट्स में ऐसा मेरा ओपिनियन है, शायद CSIR नेट निकालना और गेट निकालना केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आसान है। बिल्कुल। बाकियों के कंपैरिजन में शायद ऐसा मेरा ओपिनियन है कि केमिस्ट्री में बहुत आसान है। और ये इसका रीज़न ये भी शायद हो सकता है कि केमिस्ट्री का जो आपने बैकग्राउंड मतलब BSc तक का आपके जो फंडामेंटल्स बिल्ड होते हैं, उन्हीं बिल्कुल फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ा सा आगे जाकर एक्स्ट्रा या एडवांस नॉलेज होता है। मैथमेटिक्स में कई यस बार सर। आप ऐसा देखोगे, या इवन फिजिक्स में, कि आप कंप्लीटली नए ब्रांचेस, नए फील्ड्स या नए सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो MSc में जाने के बाद। तो इसलिए शायद यस केमिस्ट्री सर। के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा आसान जाता है, बट थोड़ा सा मे बी आसान जाएगा एडजस्ट करने में BSc टू MSc। यस, थोड़ा सा आसान और इसलिए भी मेरे लिए हो गया था क्योंकि जब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, उसके बाद ही मैंने CSIR नेट की प्रिपरेशन की थी और मेरी स्पेशलाइजेशन फिजिकल रही है। और मैंने सबसे पहले फिजिकल ही प्रिपेयर की थी। वो मैं आगे बताऊंगा कि मतलब क्या करना चाहिए। पहले मैंने फिजिकल ही प्रिपेयर की थी और इसीलिए जो सब सिलेबस फाइनल ईयर में हमारा आने वाला था वो मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर था CSIR नेट की प्रिपरेशन के दौरान। शायद वो भी बेनिफिट दे गया वहां पे मास्टर डिग्री में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं अगेन जानना चाहता हूँ कि आपको CSIR नेट गेट एग्जाम्स के बारे में पता कहाँ से चला? मतलब आपका बिल्कुल क्या टारगेट था BSc में, MSc में, कि ये एग्जाम्स देने का आपने रियलाइज कब किया कि ये एग्जाम देने चाहिए? और इन एग्जाम्स के थ्रू आप आगे जाकर आपके करियर में क्या करना चाहते हो? क्या आपके एम्स है? बिल्कुल सर। जब मैं मास्टर डिग्री में आया तो मुझे इन एग्जाम्स के बारे में कुछ नहीं पता था। बाकी ये था कि मेरे फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा है, मैं सीनियर से और जो PhD स्कॉलर्स हैं और जो टीचर्स हैं इवन उनके कांटेक्ट में काफी अच्छे से रहता हूँ, उनसे बहुत कुछ पता चलता है। इन्हीं के थ्रू, इन्हीं टीचर्स, इन्हीं फ्रेंड्स के थ्रू ही मुझे CSIR नेट और गेट ये चीजें भी कुछ होती हैं। और मास्टर डिग्री के बाद आप रिसर्च में जा सकते हो, PSUs में गेट के थ्रू जा सकते हो। इन चीजों का पता मुझे धीरे धीरे लगा। राइट। और जब मेरे ये एग्जाम सब क्रैक हो चुके हैं, मेरा मेन टारगेट PSUs में तो फिलहाल नहीं है, मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ। मैं PhD का रिसर्च करूंगा एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। ओके ओके। तो अगर आप PhD के लिए जाना चाहते हो तो क्या आपने TIFR और BARC जैसे एग्जाम्स भी आपने टारगेट किए थे? नहीं, मैंने TIFR नहीं दिया, ना ही मैंने बार्क का एग्जाम दिया। मैंने जस्ट यही 2 एग्जाम्स दिए हैं। मैंने उनको देने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मुझे IIT से PhD करनी है। देखो बहुत एक बात होती है, मेरे टीचर बताया करते हैं कि PhD एक अलग चीज है, रिसर्च एक अलग चीज है। रिसर्च के लिए जुनून चाहिए, PhD तो कहीं से भी हो जाएगी। करेक्ट। मुझे रिसर्च करनी है बेसिकली। PhD तो आप एक स्टेट यूनिवर्सिटी से, एक कॉलेज से, कहीं से भी कर लोगे, लेकिन एक अच्छे इंस्टीट्यूट से रिसर्च होती है और मुझे वो रिसर्च करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर अब थोड़ा सा आते हैं, आपने प्रिपेयर कैसे किया, आपका प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी कैसा था उसकी तरफ? तो क्योंकि मुझे ये जानने में भी दिलचस्पी है कि आप रिसर्च किस एरिया में करना चाहते हो, मगर वो थोड़ा सा बाद में करते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे एस्पायरेंट्स आए हैं आपका एक्सपीरियंस सुनने के लिए कि प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या CSIR नेट गेट के लिए कुछ अलग अलग करना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखो बेसिकली मैं पहले बताना चाहूंगा दोनों के सिलेबस के बारे में। दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से करते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे, तो हर एक प्लेटफॉर्म ये कहता है कि मोस्टली सिलेबस सेम है। और जो सच्चाई भी है, लगभग 85 to 90% सिलेबस सेम है। कुछ एक 5-10% का डिफरेंस है जो गेट में थोड़ा सा ज्यादा आता है, बाकी सिलेबस सेम है। तो मैं यही कहूंगा कि स्ट्रेटजी
सेम रहनी चाहिए। स्ट्रेटजी डिफरेंट का मतलब बनता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्या बात है, एग्जाम पैटर्न में भले ही डिफरेंस हो। अब क्या होता है कि एनएटी आता है गेट में, एनएटी में पता है कि मोस्टली क्वेश्चंस फिजिकल के होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही आते हैं एनएटी में, तो वो फिजिकल के ही मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और वो न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। जबकि सेम न्यूमेरिकल्स आपके सीएसआईआर नेट में भी आते हैं, सेम न्यूमेरिकल होते हैं, बट फर्क क्या होता है, वहां आपको 4 ऑप्शन दिख जाते हैं आपका आंसर निकालने के बाद, जबकि वहां पे एनएटी में एक ब्लैंक मिलता है, जिसको आंसर दोनों में आपका मेथड भी सेम है निकालने का, और आपको जो प्रोसीजर निकालने के लिए सेम फॉलो किया पड़ा, स्टडी भी उतनी ही करनी पड़ी। बिल्कुल, तो कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ, सीएसआईआर नेट में एक एडवांटेज ये रहता है कि वहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, मतलब चॉइस होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि किन्हीं 2 पोर्शंस को कर लिया जाए, लाइक इनऑर्गेनिक, फिजिकल या ऑर्गेनिक, इन 3 में से किन्हीं 2 को कर लिया जाए। बट किन 2 को करना है, सबसे बड़ी बात ये रहती है। अब देखो सर, मैं अपना बताऊं तो मैंने फिजिकल, इनऑर्गेनिक दोनों बड़े डीप में की थी, बड़ी अच्छी। ये कहें कि जिसका कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा। और मैंने जो ऑर्गेनिक थी, ऑर्गेनिक में मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूं शुरू से, तभी मैंने फिजिकल स्पेशलाइजेशन ली थी मास्टर डिग्री में। और मैं हर किसी को ये कहूंगा कि ना तो अच्छी, ना तो बुरी फिजिकल है, ना ही बुरी इनऑर्गेनिक है, और ना ही बुरी ऑर्गेनिक है। ये तीनों ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। अपनी स्ट्रेंथ पे चलिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से चलिए। अब जो मेरी सजेशन होगी या जो मैंने फॉलो किया है, अगर कोई दूसरा पर्सन उस चीज को फॉलो करने लगे, मे बी सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है। जैसा मैं शुरू में बता चुका हूं, मेरी स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स थी, तो मैथमेटिक्स मेरी स्ट्रेंथ रहने की वजह से मेरी स्ट्रेंथ फिजिकल भी रहेगी। ये अंडरस्टूड बात है। मेरी स्ट्रेंथ फिजिकल ही बनेगी लगभग, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स का रोल बहुत रहता है। ऑर्गेनिक में मैथमेटिक्स का रोल कुछ भी नहीं है। और फिर मेरा जनरल एप्टीट्यूड भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मैंने जो प्रिपेयर किया था डीप में, वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल की थी। और ये सोचते हुए किया था कि बेशक इनमें से एग्जाम कितना भी मुश्किल आ जाए, आपकी स्ट्रेंथ ही रहेगी। एग्जाम कितना भी मुश्किल, पहले मुझे मतलब पीछे देखा गया है कि फिजिकल मुश्किल आती रही है, बट उससे आपकी स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो जाती। स्ट्रेंथ हमेशा आपकी स्ट्रेंथ रहेगी। मैं हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता हूँ, और किसी को यही सलाह दूंगा, अगर कोई चाहता है सीएसआईआर नेट में कि किन्हीं 3 में से कोई 2 कर लिए जाएं, तो ये बातें पहले तो सही हुआ करती थी जब कट ऑफ कम जाती थी, लेकिन इस बार जो कट ऑफ है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। शायद रिकॉर्ड, इतनी कट ऑफ कभी नहीं गई। जिन लोगों को लगता था कि एलएस तो उनका पक्का है, जेआरएफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उनका एलएस भी नहीं हुआ। और जो जून 2024 का एग्जाम आएगा सीएसआईआर नेट का, तो ये मान के चलना कि उसमें वो स्टूडेंट्स होंगे जो 115 114 मार्क्स वाले भी होंगे। और पहले सोचा जाता था इतने मार्क्स में एक अच्छी रैंक आ जाती है, लेकिन इस बार उनका क्वालिफाई भी नहीं हुआ। तो जून 2024 का वो 118 का कट ऑफ बहुत हाई कट ऑफ होता है। उसके चलो बहुत सारे रीजंस है, वो तो एक नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने कम कर दी, एक रीजन ये भी है, बहुत बड़ा रीजन। चलो उस पे तो हम नहीं जाते। तो मतलब इस चीज को, मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम जून का एग्जाम देंगे या फर्स्ट टाइम गेट 2025 देंगे, इतना आसान नहीं है, मैं ये कहूंगा। देखो, एक सीएसआईआर नेट, दो बातें हैं, 2 पहलू हैं। देखने में सीएसआईआर नेट बहुत आसान लगता होगा अगर हम उसके पैटर्न पे जाएं। देखो, अगर मैं टोटल जाऊं, टोटल हमें 200 का एग्जाम में से मैक्सिमम मार्क्स 200 के होते हैं, और कट ऑफ ऐसा माना जाता है 115 118। चलो अब इस बार के 118 भी मैं लगा लूं, लेकिन ये 200 में से नहीं है। एग्जाम 360 मार्क्स का आता है। हमारे पास चॉइस होती है, तो हमारे पास 360 मार्क्स में से है 118, जो लगभग 32% के आसपास बनता है। और हम बचपन में स्कूल में सुना करते थे कि यार 100 में से 33 वाला पास होता है। ये चीज सुनने में बड़ी आसान लगती है कि यार ये तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है कट ऑफ। ये चीज सुनने में, अगर हम किसी बाहर बैठे पर्सन को बताएंगे ये चीज, तो वो सोचेगा यार इतना आसान।
कोई भी कर जाएगा, लेकिन जो एग्जाम में बैठता है, प्रिपेयर करता है, उसको पता होता है कि ये चीज कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है। इतना आसान चीजें नहीं होती, जो लगता है वो और हकीकत यही में नहीं मतलब होती। गेट में इसीलिए गेट का एग्जाम मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वहां पे एक भी चॉइस नहीं है, हर सवाल सॉल्व करना है। वहां पे एक भी हाँ चॉइस नहीं है, और वहां पैटर्न नेट के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट भी है। हाँ। बट वहां पे क्योंकि ना एमएस एमएस वहां एमएस पे क्यू एमएस मैं ये क्यू भी एक बताना दिक्कत चाहूंगा, डालते हैं। स्टूडेंट्स ये रियलाइज नहीं करते हैं कि गेट का कट ऑफ भी इसीलिए नीचे आता है। तो क्वालिफाई करना दोनों एग्जाम्स के लिए इक्वली आसान है। सीएसआर नेट का कट ऑफ अगर बिल्कुल 55-60% के आसपास आता है, तो गेट का आता है 30% के आसपास। 30%। बट मेरा यही मानना है, देखो सीएसआईआर नेट में आपका जेआरएफ आ गया, हम्म। क्या रैंक है वो इतनी मैटर नहीं करती। चलो टॉप रैंकर्स जो ऑल इंडिया रैंक 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 एंड सो ऑन, जो आसपास के हैं, जो टॉप के, वो चलो थोड़ा इफेक्टिव रहते हैं। बट सीएसआईआर नेट में अगर आपका जेआरएफ है तो बस वो है, वो इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन गेट में कट ऑफ को जस्ट क्रॉस करना एक अच्छा रैंक नहीं दिलाता, नहीं है, और जो उससे शायद इतना कुछ बेनिफिट ना भी हो, मैं नहीं मानता उससे कुछ इतना बेनिफिट होगा। तो गेट में रैंक मैटर करता है। मैं हर एक एस्पायरेंट को यही बताना चाहूंगा, गेट में रैंक मैटर करता है, सीएसआईआर नेट में जेआरएफ मैटर करता है। आपका क्या रैंक है इतना मैटर नहीं करेगा। और एक बात और बताना चाहूंगा न्यू स्टूडेंट्स को, एक तो जो मैंने बताया कि जून 2024 में वो स्टूडेंट्स भी आएंगे जिनको 115 मार्क्स है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी एग्जाम देते हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। हाँ हाँ, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे दोबारा भी बैठते हैं। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए इतना आसान ये चीजें है नहीं। और आने वाले टाइम में ऐसा भी होता जा रहा है, जब मैंने 2 नेट के एग्जाम दिए, पहले नेट और दूसरे नेट का मैं कंपैरिजन बताता हूँ। पहला नेट बहुत आसान था, उसमें एप्टीट्यूड, एक नेट से हम अगले नेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एप्टीट्यूड सेक्शन मुश्किल होता चला जा रहा है। इस बार का जो एप्टीट्यूड सेक्शन था वो प्रिपरेशन बेस नहीं था, कोई फॉर्मूला बेस नहीं था, बहुत कम एक आधा क्वेश्चन होगा जो फॉर्मूला बेस था, मेंटल एबिलिटी बेस आया था। करेक्ट। मतलब वो इक्वल है स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपरेशन की, क्वांट एप्टीट्यूड की, और जिन्होंने नहीं की वो इक्वल थे। जो वहां क्वेश्चन कर गया वही सक्सेसफुल है। तो मेंटल एबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और इस बार तो सीएसआईआर नेट में क्या हुआ, थोड़ा जो रिव्यूज मैं देख रहा था और ऐसा सुनने में भी आया था, और मैंने एनालाइज भी किया था खुद का जो एग्जाम दिया, थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम था। मैं ये नहीं कहूंगा कि हार्ड था, थोड़ा सा, बट उसके बावजूद भी कट ऑफ ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो आने वाले टाइम में इतना आसान तो नहीं है, मैं ये कहूंगा। बट देखो ये हर पेपर में होता ही है कि मतलब आप कितना हर पेपर में करके जाओ, आपका प्रिपरेशन सही है कि नहीं, इसके ऊपर कम डिपेंड करता है वो प्रिपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं एग्जाम का सवाल सॉल्व करते वक्त। बिल्कुल वही बात है, डिसाइड करता है कि एग्जाम बिल्कुल, क्योंकि मतलब कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस लगता है कि हमने सारे टॉपिक्स किए हैं, सब कुछ आया है, मगर क्वेश्चन के प्रैक्टिस में वो कम पड़ जाते हैं। और वही मैं आपको अगला सवाल मेरा आपकी तरफ यही है कि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर जोर दिया था क्या, और कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये सवाल कहाँ से? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो मैंने क्या है, मैंने सबसे पहले नोट्स बनाए अपने, जो भी मेरे से बन सकते थे। बट नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। नोट्स आपने बना लिए, उनको प्रिपेयर भी कर लिया, तब भी कुछ नहीं होगा। देखो नॉलेज होना एक बात है, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना एक दूसरी बात है, जो बहुत जरूरी है। अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, पता ही नहीं लगता कि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन था, ये तो हमें आता था, उस बात को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए। इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी है जितना नॉलेज होना। उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, आप इक्विवेलेंट हो उस स्टूडेंट के जिसको नॉलेज ही नहीं थी, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, राइट, और उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इन्हीं वजह हार्डवर्क जरूरी है, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क एंड स्ट्रेटजी, जो एक ऑल्सो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सक्सेस में, जो बहुत जरूरी है। अब मैं बताता हूँ कि जो मैंने प्रिपरेशन की थी, मैंने प्रिपरेशन की, मैंने अपने नोट्स बनाए, नोट्स के साथ साथ फिर मैंने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने ये नहीं है कि एक बार की, एक बार करने से किसी का कुछ होगा भी नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं कि मेरी इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, जब मैं मतलब अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को मेरे सामने रखोगे ना, मैं बिना क्वेश्चन सोल्व किए शायद न्यूमेरिकल के भी आंसर टिक कर दूं।
इतनी प्रैक्टिस थी मेरे, मुझे आंसर्स तक याद हो गए थे बहुत सारे क्वेश्चंस के, मतलब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी। तो और एक बार से ये कुछ नहीं होगा, बार 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 आपको, क्योंकि भूलोगे इतना सिलेबस है, उसको याद रखना पड़ेगा, और याद बार 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 करने से ही होगा। सेम गेट का है, गेट में भी स्ट्रेटेजी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस होगा, प्रिपरेशन आपकी सेम रहेगी। करेक्ट, वो एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। और मैं यही कहूंगा कि मतलब अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे। और स्टूडेंट डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी मिलती रहेंगी, बहुत सारी। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए किसी का नेट नहीं हुआ या गेट हुआ नहीं हुआ, अगर हुआ तो जस्ट कट ऑफ क्रॉस की, एक अच्छा रैंक नहीं आया, तो वो कहते हैं कि एग्जाम मुश्किल था या ये था। नहीं, अगर ये चीजें गलत है, एक्सक्यूजेस से कुछ नहीं चलेगा। देखो, जो आपके फेलियर हुआ है उससे सीखिए, जो आप फेल हुए हैं उससे सीखिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हो, इस चीज को, जो आपकी कमियां रही कैसे ओवरकम कर सकते हो, और ओवरकम आप खुद ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं बताएगा। अगर मैं कह दूं मैंने फिजिकल बड़ी अच्छी की थी, सबसे पहले फिजिकल शुरू की थी, हर कोई फिजिकल सबसे पहले शुरू करने लग जाए तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेंथ थी मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया। और मैं हर किसी को यही कहूंगा कि अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करोगे। बहुत सारे लोगों की फिजिकल थर्ड प्रेफरेंस भी होती है तीनों ब्रांचेस में, तो हर किसी की सेम स्ट्रेटेजी और सेम ही प्रेफरेंसेस और सेम ही उनका स्ट्रॉन्ग जोन हो, ये जरूरी नहीं है। दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीजें अभी नीरज ने हमें बताई, मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगा क्योंकि मुझे ये सारे स्टूडेंट्स को बताना होता है। सबसे पहला कि फेलियर से मोटिवेशन नहीं खोना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आती हैं, बट आपको एक्सक्यूजेस देना बंद करना है, आपको खुद को पुश करना है, आगे लेकर जाना है, और आपसे बन पाएगा, ये कॉन्फिडेंस रखना है, ये विश्वास रखना है। ये मानना आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, उन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और ने आके बताया आपको कि अरे ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक आसान है, नहीं। आपका अगर इनऑर्गेनिक ज्यादा आसान है, आपको अगर इनऑर्गेनिक ज्यादा आसान लगता है, या आपको अगर फिजिकल ज्यादा आसान लगता है, या इवन एप्टीट्यूड आपको अगर ज्यादा आसान लगता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तो आपका स्ट्रैटेजी बाकी लोगों से अलग होना चाहिए, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे डिपेंड करना चाहिए कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, बहुत सही, एकदम सही बताया धीरज आपने। ये बातें हम हमेशा स्टूडेंट्स को बताते हैं, और मुझे अच्छा लगा कि एक टॉपर है जो भी यही बता रहा है स्टूडेंट्स को, और मतलब ये स्ट्रैटेजी सही है, ये भी स्टूडेंट्स को यहाँ से पता चलता है। बिल्कुल, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी खुद की बनाओ। और एक बात और रहती है, क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब ना किसी नई चीज की प्रिपरेशन करते हैं, वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत मोटिवेटेड, करने का मन भी करता है, ये सच्चाई भी है। तो क्या होता है कि मान लीजिए 6 घंटे पढ़ लिए पर डे, 7 घंटे पढ़ लिए, मैं तो ये कहूंगा कि बेशक आप पर डे 4 घंटे पढ़ लो, लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, वो 4 घंटे हमेशा रहने चाहिए। कंसिस्टेंसी नहीं रहती बहुत सारे स्टूडेंट्स में, फेल होने का ये भी एक कारण है। और एक्सक्यूजेस देने की बजाय अपनी कमियां ढूंढो, एक्सक्यूजेस से कुछ नहीं होगा। ये मानो कि हमारे अंदर कमी रही होगी तभी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उन कमियों को दूर करो। और मैं देखो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, अब दिसंबर में 27 दिसंबर को एग्जाम था 2023 में नेट का, और फेब में गेट का। तो पहले अब नेट आएगा, 6 महीने होते हैं, लेकिन 6 महीने एग्जाम, 2 एग्जाम्स के बीच में होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, चलो जब नोटिफिकेशन आएगा तब शुरू करेंगे। नोटिफिकेशन तो आज तक भी नहीं आया, और रह कितने गए हैं, 2 से 2.5 महीने। ये चीजें भी बहुत दिक्कत डालती हैं। जब आपको पता चल गया था 27 दिसंबर को कि आपका क्लियर नहीं होगा, चलो अगर 27 को भी नहीं पता चला, 6 जनवरी को आंसर की आ गई थी, तब आपको पता, तब तो हम श्योर हो जाते हैं कि क्लियर होगा या नहीं होगा। और इस बार तो कट ऑफ इतनी चली गई, जो सोच रहे थे बॉर्डर लाइन पे, उनका तो किसी का हुआ ही नहीं, बॉर्डर लाइन वालों का तो हुआ ही नहीं। तो आपको तो तभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए थी, तब से 6 महीने रहते हैं, नोटिफिकेशन से 6 महीने कभी भी नहीं होते। 2.5 महीने रह गए हैं, अब नोटिफिकेशन आज तक भी नहीं है।
तो ये इस चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। और मैंने जैसा बताया कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बेशक 6 घंटे 10 घंटे की बजाय 4 घंटे पढ़ लो डेली, बड़े इंपॉर्टेंट है वो 4 घंटे भी, बट वो 4 घंटे हमेशा रहने चाहिए। ये नहीं एग्जाम डे तक वो 4 घंटे रहने चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये तीसरा पॉइंट भी याद रखिए। तो तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। जो भी आप कर रहे हो, अगर मान लो 4 ही घंटे पढ़ाई कर रहे हो, वो 4 घंटे रोज होने चाहिए, आज से लेकर एग्जाम तक। ये रेगुलरिटी, ये कंसिस्टेंसी आप जितना मेंटेन करोगे उतना बेनिफिट होता है। क्योंकि जहाँ पे कहीं भी आपके प्रिपरेशन में ब्रेक पड़ जाता है, तो वो एक दिन का ब्रेक नहीं होता है, वो एक दिन के ब्रेक से 5 दिन का नुकसान होता है। 5 दिन आपका प्रिपरेशन पीछे चला जाता है, और इसीलिए ये कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। आखिरी में एक सवाल आपको पूछना चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट्स को आप कोई एक मंत्र देना चाहते हो कि कैसे मोटिवेशन बनाए रखे, कैसे आप अगर सब असफलता आ गई कहीं पे भी, तब भी वहां पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और आगे बढ़ते जाना है, इसके लिए अगर आप कुछ मंत्र स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे तो क्या बिल्कुल, कहोगे? मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने, मतलब कागज, जो भी वो लाइफ में उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। मैं यही बात कहना चाहूंगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपने अंदर हौसला बना के रखिए, साहसी बनिए। हौसले और साहसों से बड़ा आपका लक्ष्य नहीं हो सकता। आपका लक्ष्य छोटा पड़ जाएगा। आप हौसला और साहस रखिए, डीमोटिवेट मत होइए, हमेशा मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव पर्सन्स के साथ रहिए, और हमेशा जो आपसे बड़े हैं, जो भी आपके फील्ड में आपको गाइड कर सकते हैं, आपके सीनियर्स, जैसे मेरे तो बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स भी नोन है, और मैं तो बहुत सारे टीचर्स के साथ भी कंसल्ट करता रहता हूँ। बहुत कुछ जो चीजें हमें नहीं पता, वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो बहुत नई नई चीजें बताते हैं। बट बाहर निकलिए, बात कीजिए, लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साहसी बनिए, कभी भी आपके लक्ष्य से बड़ा नहीं, आपके हौसलों से बड़ा आपका लक्ष्य कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप में हौसला है, जुनून है, कुछ करने का जज्बा है, आप एक ना एक दिन कोई ना कोई लक्ष्य जरूर पालोगे। बिल्कुल, वाह क्या बढ़िया बात कही है आपने। और मुझे लगता है इसी बात पे ये पॉडकास्ट हम समाप्त करते हैं। इसी एक पॉजिटिव बात से हम ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। आपके एक्सपीरियंसेस का, आपने जो एडवाइस दी है स्टूडेंट्स को, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है सारे ही स्टूडेंट्स को। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विश्वास है। तो जो जो नीरज ने आप सबको अभी बताया है, उस सब पे प्लान करना स्टार्ट करिए और प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। ज़्यादा देर मत करिए, किसी मुहूर्त का इंतजार मत करिए, शुरू कर दीजिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और स्पेशली मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद भी फिजिकल बैकग्राउंड से हूँ, और आपकी जो स्ट्रैटेजीज रही है वही स्ट्रैटेजीज मेरी भी रही हैं CSIR नेट और गेट के एग्जाम्स के टाइम पे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।